नमस्कार मित्रों। ये बात है 7 जुलाई 1947 की। अमेरिका के न्यू मैक्सिको शहर के पास में एक किसान है जिनका नाम है मैक बेजल। मैक बेजल किसान अपने डेली रूटीन के तहत अपने खेतों पर जाते हैं, लेकिन 7 जुलाई को जब वे खेतों पर जाते हैं तो उनको अपने खेतों में एक अनजान वस्तु का मलबा दिखाई देता है। एक अनजान वस्तु का जो कचरा है वो गिरा हुआ दिखाई देता है। अब ये उस मलबे की सूचना पास के रोजवेल एयरफील्ड में जाके देते हैं। वहां पर एक विलियम बेंचर नाम के कमांडर होते हैं। वो कमांडर को जाके सूचना दी जाती है। वो विलियम बेंचर जो होते कमांडर हैं, वो एक अपने अधिकारी जिनका नाम जैस मार्शल है, और जैस मार्शल को उस कचरे की जानकारी करने के लिए भेजते हैं। और वो जो जैस मार्शल है वो अपने कचरा उसको अपने आर्मी फील्ड में साथ ले आते हैं, आर्मी बेस में साथ में ले आते हैं। बाद में जब दूसरे दिन अगले दिन 8 मई को रोजवेल एयरफील्ड की तरफ से एक न्यूज़पेपर में समाचार आता है, एक न्यूज आता है कि यह जो कचरा है यह एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का एक कचरा है। लेकिन अगले ही दिन यह दावा नकार दिया जाता है और कहा जाता है कि यह एक वेदर बैलून का कचरा होता है। इस घटना को अब लगभग सारी मीडिया भूल जाती है, सारी दुनिया भूल जाती है, लेकिन लगभग 31 साल बाद यह रोजवेल वाली घटना फिर से सामने आती है। यूएफए म्यूजियम के फाउंडर ग्लेन डेनविस ये दावा करते हैं कि मेरी एक दोस्त उस समय रोजवेल एयरफील्ड के उसमें हॉस्पिटल में काम करती थी, और जब वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो उसने एक दिन देखा था कि वो वहाँ एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स एक अजीब से प्राणी के ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अजीब से प्राणी का इलाज कर रहे हैं, जिस प्राणी के आंखें बड़ी बड़ी हैं, हाथ छोटे हैं, सर बड़ा है। इसका मतलब उसने दावा किया कि यह कोई एलियन था। तो उस समय दावा किया जाता है कि उस समय उस दिन जो रोजवेल में जो घटना घटी थी उसमें केवल यूएफओ का कचरा नहीं गिरा था, बल्कि उसमें एक एलियन भी गिरा था, जिसको लेकर आज तक परीक्षण किया जा रहा है। और वह परीक्षण बाद में परीक्षण के लिए उस एलियन को एक ऐसी सीक्रेट जगह पर, एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर भेज दिया जाता है जिसे दुनिया आज के नाम से एरिया 51 के नाम से जानती है। यह दुनिया की सबसे मोस्ट सीक्रेट जगह है। अमेरिका का एक ऐसा सीक्रेट पैलेस है जहां आज तक ना कोई वैज्ञानिक मतलब ना तो कोई न्यूज रिपोर्टर जा पाता है, ना ही आम जनता जा पाती है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं अमेरिका की उस सीक्रेट वाली जगह के बारे में, उस रहस्यमयी जगह के बारे में जिसका नाम है एरिया 51। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं आगे की। दोस्तों, सन 1947 से ही अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं सामने आने लगी थी। 24 जून की बात है 1947 को, प्राइवेट पायलट जिनका नाम था केनेथ अर्नोल्ड, ये बताते हैं कि उन्होंने सिएटल शहर के पास में लगभग 9 यूएफओ देखे थे, जो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक डिस्क के आकार जैसे बहुत तेजी से उड़ के जा रहे थे। यह यूएफओ देखे जाने की प्रथम घटना थी, एक प्रथम घटना थी जिसमें यह कहा गया कि हमने यूएफओ को देखा है। इसके अगले कुछ ही दिन बाद वो रोजवेल वाली घटना घटी थी, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। इस घटना के गवाह मेजर मार्शल अपनी किताब द रोजवेल इंसिडेंट में लिखते हैं कि यह मलबा इस धरती का तो बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसा लगता ही नहीं था कि यह मलबा इस धरती का है, क्योंकि यह पॉलिथीन जितना पतला था जिसको मोड़ नहीं सकते थे, जिसको फोल्ड नहीं किया जा सकता। तो वो बताते हैं कि ये मलबा कुछ तो ऐसा था इसमें, जो ऐसा था कि ये दूसरी जगह से या दूसरे ग्रह से या दूसरी दुनिया से आया हुआ हो। दोस्तों, यहां तक इस घटना के बाद तो ऐसा दावा किया जाने लगा कि एलियंस इस धरती पर आते हैं, एलियंस को पकड़ रखा है, और एलियंस के ऊपर जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, जो वैज्ञानिक रिसर्च है, वो वैज्ञानिक एरिया 51 जो जगह है उसमें किए जा रहे हैं, उसमें वो रिसर्च अधिकतर किए जा रहे हैं। इन दावों को तब ज्यादा बल मिला जब 2004 में साइंटिस्ट बियॉन्ड बुशमैन ने बताया कि उन्होंने एरिया 51 में एलियंस के साथ में काम किया है। वो बताते हैं कि उन्होंने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट में काम किया, जो एक ऐसा एंटी क्राफ्ट था जो ग्रेविटी के खिलाफ काम करे। वो बताते हैं कि उन्होंने एक एलियंस के साथ डायरेक्ट संपर्क में किया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे तथ्य दिए थे, बहुत सारे फोटोज दिए थे, बहुत सारे क्या नाम है स्केच वगैरह दिए थे, लेकिन सरकार ने बाद में इन सारी बातों को झुठला दिया। सरकार ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, एलियंस वगैरह कुछ होते ही नहीं है। इसके बाद बुशमैन की एक रहस्यमय तरीके से मृत्यु भी हो गई थी। ऐसा ही दावा बिल न्यूहाउस नामक वैज्ञानिक ने भी किया था। इन्होंने बताया था कि एरिया 51 में ये जो S4 पॉइंट है, S4 साइट है, उसमें एलियन टेक्नोलॉजी पर ये काम करते थे और रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर ये काम करते थे। इन्होंने बताया था कि एक एलियंस जिसका नाम था जे रॉड, ये एक यूएफओ का पायलट था, यूएफओ का एक पायलट, विमान पायलट था, जिसके साथ इन्होंने डायरेक्ट संपर्क भी किया था, जो इनसे टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा था। तो ऐसे अनेकों वैज्ञानिकों ने बाद में ये दावा किया था कि हमने क्या नाम है वहाँ एरिया 51 में काम किया है, एरिया 51 में एलियंस के साथ काम किया है, हमने एलियंस के साथ जुड़ के रहे। तो ऐसी सारी घटनाएं जब सामने आने लगी तो लोगों को लगने लगा कि एरिया 51 कुछ तो ऐसी जगह है जहां पर कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया से छिपाई जा रही हैं, दुनिया से नहीं बताई जा रही हैं, दुनिया को हमेशा गुमनामी में रखा जा रहा है।
एक ऐसा ही दावा एक बॉब लेजर नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी किया था कि उन्होंने एस्ट्रो और साइट में जब काम कर रहे थे तब उन्होंने भी एलियंस के साथ काम किया था, उन्होंने एलियंस को देखा था। लेकिन ये सारे दावे नकार दिए जाते हैं, सारे दावे सरकार द्वारा, अमेरिका गवर्नमेंट द्वारा झुठला दिए जाते हैं। 1970 में न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर फिर से एक यूएफओ देखे जाने की दावा होता है, यूएफओ देखे जाने का एक प्रूफ होता है कि वो यूएफओ तेज बिजली के चमकने के साथ ही क्रैश हो गया था और वहां पर एलियंस की मृत्यु हो गई थी। तो आज भी लेकिन इस यूएफओ को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, इनमें कितनी हकीकत है कितनी अफवाह है आज तक कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन एरिया 51 में ऐसी तो कुछ बात है जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आइए एरिया 51 के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। दोस्तों ये बात कोल्ड वॉर के समय की है, जब यूएसए और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। वो दोनों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, एक दूसरे को ताकतवर बनाने के लिए नए नए हथियारों का, नए नए उपकरणों का, नए नई मिसाइलों का, नए नए एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जा रहा था। तो अमेरिका सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया कि ऐसे एयरक्राफ्ट बनाए जाएं जो कि हाई एल्टीट्यूड में उड़ सकें और इतनी तेज रफ्तार में उड़ सकें, ना तो वो किसी रडार की पकड़ में आए और ना किसी मिसाइल की पकड़ में आए, जो सोवियत संघ की आराम से जासूसी कर सकें। तो अमेरिका का मैक्सिमम प्लान क्या था? अमेरिका का प्लान ये था कि वहां जाके कम से कम एक ऐसे प्लान बनाए, एयरक्राफ्ट बनाए जो सोवियत संघ की जासूसी कर सकें। ऐसे ही एक जगह की तलाश की जा रही थी जिस जगह पर इन प्लान्स को बनाकर, इन एयरक्राफ्ट को बनाकर उनकी टेस्टिंग की जाए, उनकी फ्लाइंग की टेस्टिंग की जाए, उनकी फ्लाइट की टेस्टिंग की जाए। तो 1950 में नेवाडा रेगिस्तान में एक ऐसी जगह को चुना गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां आसपास पहले से भी न्यूक्लियर टेस्ट होते रहते थे, जगह जगह न्यूक्लियर टेस्ट होते थे, तो अमेरिका को ये जगह सूटेबल भी लगी थी। 1955 में एरिया 51 को बना दिया गया था। यहाँ एक सीआईए एजेंट थी जिनका नाम था एनी जेवनसन। एनी जेवनसन अपनी बुक एरिया 51 में बताती है कि ये जगह नेवाडा रेगिस्तान में सूख चुकी जगह में बनाया गया था। एक ऐसी जगह थी जहाँ एक पहले झील थी और झील को सूख के बाद में वहां पानी सूख चुका था, तो उस जगह पर फिर एरिया 51 जैसी जगह बनाई गई थी। यहाँ पास में बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट होते रहते थे, तो ये पहले से सीक्रेट जगह भी थी। ऊपर से रेगिस्तान था जहाँ दूर दूर तक दुनिया में कोई नामो निशान नहीं था, गांव नहीं थे, लोग नहीं रहते थे। तो अमेरिका को जो सीआईए वाले जो टास्क दिया था सीआईए को कि भाई हमको ऐसी जगह चाहिए जहां हम एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग टेस्ट कर सकें, तो वो जगह मिली और वो जगह नेवाडा रेगिस्तान में मिली थी, जिसका नाम उन्होंने बाद में रखे कर दिया था एरिया 51। स्पाई एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट तो बना लिए थे जो जासूसी में काम आए, लेकिन उनकी टेस्टिंग करना बाकी था। उनके ऐसे जगह पर टेस्ट करना था U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट को जहां वो हाई एल्टीट्यूड पर उड़ सके और जो किसी की नजरों में ना आए और जो किसी को पता भी ना चले, क्योंकि वो सोवियत संघ से सारी बातें छिपाना चाहते थे कि सोवियत संघ को इस बारे में पता ना चले कि वो कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, उनकी स्पाई के लिए कुछ एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। इसलिए जब टेस्ट हो रहे थे यूएफओ वाला प्रोपेगेंडा अमेरिका द्वारा चलाया गया था। ये यूएफओ वाला प्रोपेगेंडा बना दिया जिससे लोगों का ध्यान यूएफओ में भटक जाए, बार बार लोग इस बात को ना समझ पाए कि ये कोई उनका खुद का फ्लाइंग टेस्ट चल रहा है। इसलिए यूएफओ का प्रोपेगेंडा अमेरिका द्वारा चलाया गया था, क्योंकि ये लोग ना तो उस बात से डिनाई करते थे, ना तो उस बात को मना करते थे कि यूएफओ होते हैं या नहीं होते हैं, और ना उस बात को मानते थे। अब 1 मई 1960 को आते आते सोवियत संघ ने क्या किया था, U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट को गिरा दिया था। एक अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट था U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट, उसको इसने ध्वस्त कर दिया था, गिरा दिया था। तो अमेरिका और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट बनाने की सोचने लगा। वो एक ऐसे एयरक्राफ्ट के बारे में और ज्यादा तकनीक वाले एयरक्राफ्ट के बारे में सोचने लगा जो कि ना तो रडार के बिल्कुल पकड़ में आए और ना किसी मिसाइल के पकड़ में आए। तब सीआईए लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड नामक स्पाई प्लेन बनाते हैं जो लगभग 3400 किलोमीटर प्रति आवर से 24,000 मीटर ऊपर तक उड़ सकता था, और यह आज तक का सबसे तेज गति से उड़ने वाला विमान है। अब जब अमेरिका ऐसे प्लान टेस्टिंग कर रहा था तो तभी यूएफओ देखे जाने वाली वह घटना सामने आ रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा यूएफओ इसी क्षेत्र में देखे गए थे। जो नेवाडा का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूएफओ देखे गए थे। ये खुद अमेरिका का प्रोपेगेंडा था, क्योंकि वो ना तो इस चीज को मना करता था और ना इस चीज को मानता था यूएफओ जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि ये यूएफओ घटनाएं उसी समय हो रही थी जब लगातार ये टेस्ट हो रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि यूएफओ की घटना 1947 में स्टार्ट हुई थी। 1947 से पहले यूएफओ घटना कहां थी, कोई जानता भी नहीं था यूएफओ जैसी कोई चीज होती है। इसके अलावा 1970 में जब ये 1970 का जो दशक था उसमें भी यूएफओ घटना हो रही थी, क्योंकि उस समय अमेरिका स्पाई टेस्टिंग कर रहा था, स्पाई एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहा था, क्योंकि ये प्लेन बहुत तीव्र गति से उड़ते थे।
अब देखिए यूएफओ की असली कहानी सामने क्या आती है कि जब अमेरिका इन एयरक्राफ्ट की जब टेस्ट कर रहा था ना, तो ये प्लेन पहली बात तो बहुत तेज गति से उड़ते थे, दूसरी बात है हाई एल्टीट्यूड पे उड़ते थे, और इनका ज्यादातर जो परीक्षण होता था वो सूर्यास्त के समय होता था। जब सूर्यास्त के समय परीक्षण होता था तो सूर्य की जो किरणें थी वो इन प्लेन्स पे पड़ती थी, तो लोगों को इस चीज का भ्रम हो जाता था, लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोई ना कोई यूएफओ है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। ज्यादातर केस में जैसे आर्मी के जो ड्रोन होते हैं, आर्मी के डिकॉय फ्लेयर्स होते हैं, उनको यूएफओ समझ लिया जाता है। मैट रॉबर्ट्स नाम का जो एक छात्र है, उसने इस बात को एक और घटना दे दी थी एरिया 51 में। इसने क्या किया था, एक मजाक मजाक में फेसबुक इवेंट बना दिया था जिसमें लिखा था, जिस इवेंट का नाम था स्टॉर्म एरिया 51। इसमें रॉबर्ट्स ने सोचा कि चलो, मैट रॉबर्ट्स सोचा मजाक में हम एक ऐसी घटना बनाते हैं, एक ऐसा इवेंट बनाते हैं जिसमें इसने लोगों को इन्वाइट किया था कि हम लोग सुबह 3 बजे इकट्ठा होके हम एरिया 51 में जाएंगे और वहां हमको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर गलती से उन्होंने गोली चलाने की कोशिश भी की तो नारुतो की तरह हम दौड़कर, वो नारुतो जो आप जानते हो ना, जापान का कैरेक्टर है नारुतो कैरेक्टर, उस नारुतो की तरह हम दौड़कर उनकी गोलियों से बच जाएंगे। इसलिए इसने जो छात्र था, इसने केवल ये मजाक में इवेंट बनाया था, लेकिन लोगों ने इसको बहुत सीरियस लिया और देखते ही देखते लगभग 2 मिलियन लोग इस इवेंट में इंटरेस्ट लेने लगे। इस इवेंट में उन्होंने हिस्सा लेना की ख्वाहिश की। तो अब लोग, जो अमेरिका सरकार थी, उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने लोग उस दिन यहाँ आ जाएंगे, उस दिन इकट्ठा हो जाएंगे, इसलिए वहां पर पूरी पहले से पुलिस की चाक चौबंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसको, ये जो मैट रॉबर्ट था, इसको लगा कि मैंने मजाक करके गलती की, तो बाद में फिर इसने माफी मांगी आगे कि मैंने तो मजाक में ऐसा इवेंट बनाया था, अगर कुछ होता है, लोग अगर कुछ वहां करते हैं तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों हैरान की बात यह भी थी कि जिस दिन ये इवेंट होना था, उस दिन 20 लाख तो छोड़ो, 5 लाख भी छोड़ो, मात्र 6000 के आसपास लोग इकट्ठे हुए थे। और ये भी वो लोग थे जो वहां पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने पार्टी की, गाने गा के बस वापस आ गए थे। ऐसा कोई घटना नहीं घटी कि वो एरिया 51 के अंदर गए हों। क्योंकि पहली बात तो यह है कि एरिया 51 एक ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास 250 किलोमीटर तक केवल एक सुनसान सड़क है, जहां पर एक पेट्रोल पंप तक नहीं है, तो वहां आम लोगों को जाना वैसे भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतना सीक्रेट पैलेस है कि वहां नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। अब एक बात बताइए, सीक्रेट पैलेस इसलिए है क्योंकि ये अब आर्मी के अंडर में है, ये अमेरिका के आर्मी के अंडर में है। तो आर्मी के अंदर में कोई भी जगह होती है, कोई भी चीज होती है, तो वहां वैसे भी सीक्रेट होती है, वहां पर स्ट्रिक्ट नियम वैसे भी होते हैं। तो अभी ये बात मैं आपको बता रहा था कि एरिया 51 को लेकर लोगों के तरह तरह के दावे हैं, तरह तरह के वो हैं कि भाई यहाँ एलियंस का वो होता है, यहाँ पर यूएफओ देखे जाते हैं। वाकई में ऐसी कोई चीज आज तक हमारे पास नहीं है। अमेरिका खुद इस बात को डिनॉय कर चुका है, इस बात को मना कर चुका है। तो 2013 में खुद एरिया 51 के बारे में उसने बहुत सारी अपनी रिपोर्ट्स डिस्क्वालीफाई कर दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि यहाँ पर यूएफओ आज तक कोई चीज देखी नहीं गई है। यहाँ अब बात वही है कि उस समय जो वो अमेरिका जो स्पाई एयरक्राफ्ट को जो टेस्टिंग कर रहा था ना, लोगों को भ्रम में वही यूएफओ समझ लिया था, उनको ही अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझ लिया था, उनको ही उड़न तस्ती समझ लिया गया था, उनको एलियन जैसा समझ लिया गया था। फिर भी आज तक दोस्तों रहस्य तो है ही, क्योंकि आज तक केवल आर्मी के अलावा या फिर साइंटिस्ट के अलावा वहां नॉर्मल लोग ना तो जा सकते हैं ना आ सकते हैं। अब बाकी इन दावों में कितने सच्चाई है, कितनी अफवाह है, ये तो अमेरिका की सरकार जाने या वहां के लोग जाने। अब बाकी हमेशा आज भी है कि ऐसा नहीं कि यूएफओ के बारे में आज भी दावा नहीं हो रहे हैं। पिछले 5-10 साल में जगह जगह से ये दावा किए जाते हैं कि हमने यहाँ यूएफओ देखा, हमने वहाँ यूएफओ देखा, हमने वहाँ उड़न तस्ती देखी, हमने वहाँ एलियन देखा। तो एलियंस को लेके या परग्रही को लेके ये एक अलग वीडियो बना सकते हैं। एक ये एलियंस को लेकर तो एक ऐसी वो है कि हम इस पर बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। कभी मौका मिला तो आपको मैं एलियंस के बारे में या परग्रही जीवों के बारे में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज ये हमारी वीडियो थी, ये थी एरिया 51, जो अमेरिका का एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, अमेरिका का एक संवेदनशील एरिया है, अमेरिका का एक प्रतिबंधित एरिया है। आशा करता हूँ मेरी इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी जानकारियां लाता रहता हूँ हमेशा, ऐसे अनछुपे पहलू, इतिहास के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के ऐसे अनछुए पहलू जो उनको आप नहीं पहुंच पाते, वहां तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए दिन, किसी नए वीडियो के साथ, किसी नई नॉलेज के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।